हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे एरिया अंडर एलिप्स। इसके लिए दोस्तों हमने बोर्ड पर कंसीडर कर रखा है एक स्टैंडर्ड एलिप्स जिसके सेंटर है 0,0 और मेजर एक्सिस पर दो वर्टाइसेस कंसीडर कर रखे हैं ए बी विद द कोऑर्डिनेट a,0 एंड -a,0। माइनर एक्सिस पर दो वर्टाइसेस कंसीडर कर रखे हैं सी एंड डी जिनके कोऑर्डिनेट है 0,b एंड 0,-b। और हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख रखी है x² + a² + y² b² = 1। तो दोस्तों इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो हमें एलिप्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को यूज करना होगा कि एलिप्स का जो कर्व होता है वो अपनी मेजर एंड माइनर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि ये शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, जो इस शेडेड पोर्शन का एरिया होगा वही एरिया होगा इन बाकी बचे हुए पोर्शंस का। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हम किसी तरीके से इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लें और इसको 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हम एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इस एरिया को फाइंड आउट करना इतना ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई रेगुलर शेप नहीं है जिसका हम एरिया जानते हो। तो इसके लिए दोस्तों हम मदद लेते हैं इंटीग्रेशन की। तो जैसा कि आप स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट जानते हैं इंटीग्रेशन में कि किसी भी एरिया अंडर कर्व को फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन उसकी लिमिट को यूज करके इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक कर्व है y = fx के फॉर्म का, और लेट्स से कि हमें इस कर्व का एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर रेंज फाइंड करनी है x1 एंड x2। ठीक है, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इंटीग्रेशन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एरिया विल बी इंटीग्रेशन x1 to x2 ऑफ दिस fx डॉट dx। ठीक है, तो दोस्तों हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने एरिया ऑफ एलिप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे या इस पर्टिकुलर पोर्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने बोला 4 टाइम्स ऑफ दिस एरिया विल बी इंटीग्रेशन x की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी 0 to a fx dx। ठीक है, तो दोस्तों अब fx क्या है, fx है y। तो y की वैल्यू को हम x के टर्म्स में फाइंड आउट कर लेते हैं इस इक्वेशन से। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y² = 1 - x² अपॉन a² इंटू b²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी b√1 - x² अपॉन a²। यही दोस्तों हमारा fx भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, आप देख सकते हैं ये x पर डिपेंडेंट है। तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 टाइम्स b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट, इसको एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a² - x² स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन a इंटू dx। ठीक है, a को बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा 4b अपॉन a 0 to a इंटीग्रेशन a² - x² इंटू dx। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंटीग्रेशन के अंदर एक स्क्वायर रूट के अंदर पॉलिनोमियल आ गया है a² - x² के फॉर्म का। जब भी दोस्तों कभी भी ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसको एलिमिनेट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, हम उस वेरिएबल को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर x को हम एज्यूम कर लें a sin t के बराबर, तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा a² - a² sin² t। ये स्क्वायर कॉमन होगा, बचेगा 1 - sin² t विच इज इक्वल टू cos² t। तो स्क्वायर रूट हट जाएगा दोस्तों। तो हम मान लेते हैं लेट x = a sin t, डेरिवेटिव लेंगे तो dx हो जाएगा a cos t dt। ठीक है, तो दोस्तों अब लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जैसे ही x 0 होगा तो sin t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। sin t 0 कब होगा, जब t 0 होगा। ठीक है, उसी तरीके से जब x की वैल्यू a होगी तो क्या होगा, sin t की वैल्यू 1 हो जाएगी। sin t 1 कब होगा, जब t π/2 होगा। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4b अपॉन a, लिमिट्स अपडेट होंगी 0 to π/2, ये हो जाएगा a² - a² sin² t इंटू dx को रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा a cos t dt। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4b इंटीग्रेशन 0 to π/2 a इंटू ये a² बाहर आ जाएगा, 1 - sin² t विल बिकम cos² t विच विल बिकम cos t, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा a cos t इंटू cos t, a cos² t
dt। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास इंटीग्रेशन में एक स्क्वायर एंगल फॉर्मूला आ गया है। इसको हम लीनियर एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग cos 2t फॉर्मूला। cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2t इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। तो cos स्क्वायर t क्या आ जाएगा? cos 2t प्लस 1 बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4ab इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। यहां हो जाएगा cos 2t बाई 2 प्लस 1 बाई 2 dt। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब ये बहुत इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है cos 2t। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे बन जाएगा sin 2t अपॉन 2, क्योंकि ये यूजिंग द चेन फॉर्मूला cos 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2t अपॉन 2। तो जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा sin 2t अपॉन 4 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी आपकी t, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन t होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा t बाई 2 विद द लिमिट 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो अब हम दोस्तों इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 4ab sin 2t, t की वैल्यू जब पाई बाई 2 होगी तो ये हो जाएगा sin पाई बाई 4 माइनस sin 0 बाई 4 प्लस t को पाई बाई 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0। तो जैसे ही आप देखोगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ पाई बाई 4। 4 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि एरिया ऑफ एलिप्स जो होता है वो होता है पाई ए बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।